जय सिया राम। तो आज हम 2022 के सेट 3 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, अर्धचालक क्या है? मादन अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। ओके। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम हो तथा कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब ये चालकों और कुचालकों के बीच में है। ठीक है। चालकता जो है चालकों से कम है और कुचालकों से ज़्यादा है, या कई की जो प्रतिरोध है इनका, प्रतिरोधकता इनकी, वो चालकों से ज़्यादा है और कुचालकों से कम। उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। मादन के कारण अर्धचालकों की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन्हें बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जो अर्धचालकों में अशुद्धि अपमिश्रित कर देते हैं तो बनते हैं बाह्य अर्धचालक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप एक पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक है जब एक पंच संयोजी अपद्रव्य को जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक में मिलाया जाता है तो वह क्रिस्टल जालक में जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, जिससे वह 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, या सिलिकॉन भी हो सकता है। वह 5वां इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही क्रिस्टल में गति के लिए स्वतंत्र होता है। आवेश वाहक क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणात्मक है। उसके ऋणात्मक होने के कारण इसे एन टाइप प्रचालक कहते हैं। जैसे फास्फोरस हमने लिया, एक पेंटावैलेंट मतलब 5 बंध बनाने वाला, यानी पंच संयोजी है। तो 4 जर्मेनियम के साथ तो ये जुड़ गया, इसके पास एक फालतू बच गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी एनर्जी से ये मुक्त हो जाएगा गति के लिए, तो क्या होगा? एक आवेश वाहक बढ़ गया। ठीक है। अब देखो पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में जस्ट थोड़ा सा होगा कि इसमें त्रिसंयोजी संयोग जो है अशुद्धि मिलेगी, जैसे एल्युमिनियम। तो वो 3 जर्मेनियम के साथ तो जुड़ जाएगा, बट चौथे में इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर एक बच जाएगा कोटर। यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक कोटर बच जाएगा। अब जब हम इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो पास के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी जगह भर गया, वहाँ पे कोटर, वहाँ पे कोटर। तो ऐसे कोटर जो है गति करता है। तो इसका जो आवेश वाहक है वो क्या है? कोटर है। और इस पर जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से जो है बना है कोटर, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ये पॉजिटिव चार्ज। और इसलिए जो अर्धचालक होता है पी टाइप अर्धचालक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? एक समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण वाले विपरीत आवेश जो है एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर हो तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। जैसे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होंगे तो उसको वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। उनके बीच की दूरी डी है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू डी वेक्टर। ठीक है। इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश के। उदाहरण HCl और H2। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मान लिया जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है जो कि थीटा के कोण पे, माना ये भी विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से बना है। ठीक है। जो कि एक दूसरे से कितनी है? 2l दूरी पर है। ये द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तो विद्युत द्विध्रुव को θ1 बराबर 90 डिग्री से θ2 बराबर थीटा तक घुमाने के लिए जो किया गया कार्य है वही द्विध्रुव की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए कार्य होता है W बराबर P cos θ1 माइनस cos θ2। तो cos θ1 की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे, θ2 की जगह थीटा, तो जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U बराबर माइनस का PE cos θ, इतने जूल। ठीक है। देखो डेरिवेशन में बस इतना ही तुमको ध्यान रखना है कि θ1 90 डिग्री से 92। एक्चुअली जो द्विध्रुव को अगर जब हम इस स्थिति में रखेंगे विद्युत क्षेत्र में तो इस पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण तो मैक्सिमम लगेगा, है नहीं। बट क्या होगा अगर मैं इसको बाहर निकालना है ऐसे, तो जो है मेरे को कोई एक्स्ट्रा, मतलब जितना विद्युत क्षेत्र जो है इसको कह रहा है कि इधर आ, मतलब इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इस पर बल लगा रहा है इधर को, ऐसे ही इस पे उधर को बल लगा रहा है, तो मैं इसको ऐसे निकाल लूँ। ठीक है। बट अगर मेरे को जो है विद्युत क्षेत्र में से इसको द्विध्रुव को निकालना है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक बार माइनस क्यू बाहर आया, अब प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इधर चल। ठीक है। तो मुझे उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम उसकी क्या मानते हैं? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 मानते हैं। ठीक है। टो मैक्सिमम है यहाँ पे, टो क्या है? मैक्सिमम है और स्थितिज ऊर्जा 0। इस स्थिति में टो मिनिमम है। ठीक है। और यू क्या है? यू जो है अगर
संख्यात्मक मान देख के तो इसको मैक्सिमम समझ सकते हैं हम, ठीक है। और अगर माइनस चिन्ह ले तो उस हिसाब से मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर प्लस क्यों इधर है माइनस क्यों इधर है, तब प्लस का पी कोस 0 होगा तो मैक्सिमम होगी। तो सिंपल सी हमें ये डेरिवेशन करना था, है नहीं। इसमें फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, θ1 बराबर 90 डिग्री से θ2 बराबर थीटा तक घुमाने के लिए क्या क्या आ रही है, उसकी क्या होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, यंग के द्विजिह्वी प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वें क्रम की दीप्त फ्रिंज संदर्भ बिंदु से क्रम से इतने और इतने mm की दूरी पर है, मिलीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब इस समायोजन के लिए शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो nवें दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है वो होती है संदर्भ बिंदु से, जो हमें शून्य क्रम की दे रखी है, प्लस के n d लैम्बडा बटा डी। नॉर्मली हम जो है अगर जो सेंटर ब्राइट कर रहे हैं उसी को संदर्भ बिंदु लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, है नहीं, केंद्र की। बट अगर और कोई पॉइंट ले रहे हैं रेफरेंस के लिए तो वाई एन हम लिख सकते हैं y0 प्लस एन डी लैम्बडा बटा डी। अब y0 की वैल्यू मेरे को दी है कितनी, इसकी y0 की 11.5 mm, ठीक है। और y10 की मेरे को क्या दिया है, 14.5 mm। तो ये y10 ये सब इसमें रखी वैल्यू, लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम रखा। और जो है यहाँ पर देखो, जब y10 में से y0 घटाएंगे, इधर माइनस में आ जाएगा, तो देखो 14.5 में से 11.5 घटाएंगे तो 3 mm बचेगा, ठीक है, बराबर 10। और d बटा डी ये, और ये 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 3 mm को मीटर में बदलो तो 3 गुना 10 की पावर -3 हो जाएगा, है ना। और इधर जो है ये भी क्या होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम को भी, ये 10 ये था तो 6 गुना 10 की पावर -6 बचेगा, 3 से 6 कट्टा 2, कुल मिला के इसको इधर ले गए तो d बटा डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 500 आ गई। अब जब मैं लैम्बडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम लूंगा तो जो शून्य क्रम का जो फ्रिंज है उसकी स्थिति तो नहीं बदलने की, वो तो फिर भी वही बनेगी। लेकिन जो 10वीं फ्रिंज है वो क्योंकि डिपेंड करेगी लैम्बडा पे, ठीक है। तो लैम्बडा हमने अब बदल दिया कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो y0 डैश तो वही रहेगा जो y0 था 11.5 mm प्लस 10, डी बाई डी की वैल्यू हमने 500 निकाल ली थी यहाँ से, ठीक है। और लैम्बडा रख दिया 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब वैल्यू रखी हमने इसमें, तो 11.5 mm ये है, ये आगे 2.5 mm, दोनों जोड़ दी तो कितना आंसर आ गया, 14 mm आ गया, ठीक है। तो 10वीं फ्रिंज अब कहाँ बनेगी, 14 mm दूरी पे बनेगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा इसे सिंपल सा क्वेश्चन है, परिणामी वोल्टता होती है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये 9 है, 9 का स्क्वायर, और ये भी जो है 20 और 11 थी शायद, 20 में से 11 जाएगी तो 9 ही बचेगी, 9 का स्क्वायर ये आ जाएगी 9√2 वोल्ट, ठीक है। अब जो tan फाई धारा और वोल्टता के बीच कलांतर होता है वो है वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, ठीक है, आर लिख रखा है, सॉरी, वी आर, ठीक है। तो वी एल माइनस वी सी भी 9 है और वी आर भी कितना है, 9 कट के आ गया 1, यानी फाई कितना आ जाएगा, tan फाई की वैल्यू 1 हो तो फाई कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएं विपरीत हो तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। देखो मान लिया तार है पी क्यू और ये तार है आर एस, ठीक है। इसमें धारा I1 जा रही है, इसमें धारा I2 जा रही है, ठीक है। अगर देखो धारा की दिशा I1 और I2 की दिशा समान हो तो देखना, अगर धारा ऐसी है अंगुली बंगली करके अपनी जो दिशा निकाल ली जाती है जैसे, ठीक है, तो इस वाले में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आएगा, इसमें बाहर की ओर आएगा, ठीक है। और बल जो है इस पे इधर की ओर, इस पे इधर की ओर, मतलब जब धारा समान दिशा में होगी तो आकर्षण बल लगेगा, और जब धाराएं विपरीत दिशा में होगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, माना पी क्यू और आर एस दो सीधे लंबे व समांतर तार है जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है। पी क्यू की धारा I1 के कारण आर एस की किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, B1 बराबर, भाई सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट बटा 2 पाई I बटा आर, आई की जगह I1 है धारा इसमें, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है धारावाही चालक पर बल लगता है, तो B1 के कारण आर एस की L लंबाई पर बल जो है वो लगेगा F बराबर I2 B1 L और साइन 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि धारा जो है ऐसे जा रही है
कागज के पेज पे बांध लो, और जो है चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 b1 की वैल्यू टेक दी μ0/2πi1/r और गुणा l। ठीक है, तो यहाँ से f बराबर आ गया μ0/2πi1i2/r गुणा l। ये हो गया व्यंजक। यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के एनवी कक्षा की ऊर्जा इतनी है। अच्छा भाई, पता चल गया, मैं पता ही था। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। ओके सर, दोनों श्रेणी की प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाइए। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी प्राप्त कीजिए। तो देखो ये हमने बना दी, इसकी जो है ये n बराबर 1 पे ऊर्जा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 पे जो है 2 का स्क्वायर 4 से भाग करेंगे इसको, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 3 पे ऊर्जा माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 4 पे माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जब कहीं से भी जो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में आए तो उसको लाइमन श्रेणी बोलते हैं। ये पराबैंगनी उसमें पाई जाती है, ठीक है, यूवी रेंज में। और जब दूसरी कक्षा पे आए इलेक्ट्रॉन तो उसको बामर श्रेणी बोलते हैं। लाइमन और बामर ये हमें दिखानी थी। अब देखो लाइमन की पहली लाइन जो है इस ऊर्जा से -3.4 से कहाँ पे आ रही है, माइनस के 13.6 पे आ रही है। ठीक है, इन दोनों का ऊर्जा अंतराल जो होगा वही उसकी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा में से ये वाली घटा देंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई हमारी इसकी पहली लाइन की ऊर्जा। ठीक है, बामर की जो पहली लाइन है वो n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आ रही है, तो इस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटा देंगे। फर्स्ट लाइन की माइनस इसमें से ये घटाई तो प्लस की 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आई। आयनन ऊर्जा होती है कि जो पहली कक्षा में से जो है इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन परमाणु में से, तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कि कॉपर दे रहा है 29 कॉपर 63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। जबकि कॉपर इतने का द्रव्यमान ये दे दिया 62.92 इतने mu, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल जरा ध्यान से। ओके, देखिए पहले हमने निकाली कॉपर के एक नाभिक में द्रव्यमान क्षति। एक नाभिक में द्रव्यमान क्षति क्या होगा, उसके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान में से उसका द्रव्यमान घटाएंगे, यानी 29 जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस 34 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से इसका नाभिक का द्रव्यमान हमने घटा दिया। ठीक है, 29 प्रोटॉन के द्रव्यमान के लिए 29 की गुणा करी इसमें, 34 के लिए 34 की इसमें, और इसका द्रव्यमान हमें इतने mu दे ही रखा था। इन दोनों को जोड़ा, गुणा करके जोड़ा घटाया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, लगभग तुम याद रखना हो ना तो 0.59 AMU ये याद रख लेना, है ना। इतनी द्रव्यमान क्षति आ गई कितने में, एक नाभिक में। अब हम निकाल लेंगे 5 ग्राम CU में कितने नाभिक होंगे। देखो इसका जो है 63 है, तो 63 ग्राम में तो होते इतने अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 5 ग्राम में कितना हो जाएगा, 63 से भाग और 5 से गुणा। ठीक है, कुल मिला के इतने नाभिक इसमें होंगे 5 ग्राम कॉपर में। एक नाभिक में द्रव्यमान क्षति इतनी थी, तो जो है कुल द्रव्यमान क्षति कितनी हो जाएगी, कुल नाभिकों की संख्या जो है और जो एक नाभिक में द्रव्यमान क्षति आई थी उतनी, यानी कुल द्रव्यमान क्षति आ जाएगी इतनी। ठीक है, हमें ऊर्जा निकालनी है, तो एक AMU में होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, तो आवश्यक बंधन, आवश्यक जो ऊर्जा है उनको अलग करने के लिए वो हो जाएगी इतनी 2.81 गुणा 10 की पावर 22 तो ये आ गया था, और गुणा किसकी करनी थी, 931 की करनी थी, तो इनकी गुणा करी हमने और ये आंसर मेरा आ गया इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, एक नाभिक में द्रव्यमान क्षति निकाल ली, कुल नाभिकों की संख्या निकाल ली, उस संख्या में एक नाभिक के द्रव्यमान क्षति की गुणा करके कुल द्रव्यमान क्षति निकाल ली, उसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गुणा करके कुल ऊर्जा निकाल ली। ठीक है, आसान भी है मुश्किल भी है। ठीक है, देख लो, समझ लो, लिख लो और कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संधि डायोड क्या है। पीएन संधि के अग्र अभिनय तथा पश्च अभिनय हेतु वांछित परिपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए।
ठीक है, दिए गए परिपथ में अमीटर A1 और A2 का पाठ्यांक क्या होगा। डी एक आदर्श डायोड है। देखो डी जो है आदर्श डायोड है, ठीक है, ये इसका N क्षेत्र है, ठीक है इधर, और ये P क्षेत्र है। ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। प्लस सिरे से यानी उच्च विभव से N जुड़ गया, और P जो जुड़ा निम्न सिरे से, ठीक है, मतलब ये हो गया उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत मतलब इधर कोई धारा नहीं जाने वाली, ठीक है, ये बिल्कुल धारा नहीं जाने देगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा डायोड, ठीक है। तो A2 का पाठ्यांक क्या होगा, 0 होगा। तो कुल जो धारा है वो सारी की सारी किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। देखो वोल्टेज है 2 वोल्ट, प्रतिरोध है 10 ओम, तो धारा कितनी आएगी, I बराबर 2/10 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो इसका पाठ्यांक होगा 0.2 एम्पियर। अब आगे इस चीज पे बात करते हैं, देखना। देखो पीएन संधि डायोड क्या होता है, जब पीएन टाइप का क्रिस्टल के टुकड़े परमाणुवीय रूप से एन टाइप के क्रिस्टल के टुकड़े के पास लाए जाते हैं तो पीएन संधि डायोड बनता है, ठीक है। एक साइड पी टाइप है, एक साइड एन टाइप है, तो पीएन संधि डायोड। डायोड इसको इसलिए बोलते हैं कि एक ही दिशा में धारा भेजता है अग्र अभिनत में, और उत्क्रम अभिनत में आदर्श रूप से धारा नहीं भेजता, जैसे हमने इस सवाल में देखा। अब देखो ये ना ऐसे नहीं होता कि पी टाइप बनाओ एन टाइप बनाओ उनको ऐसे मिला दो, ठीक है। ऐसे तुमको पता है ना, दो चीज कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती है ना। तो करते कैसे है, जैसे ये जो है अर्धचालक का टुकड़ा है, पहले इसके एक साइड में आधे भाग में डोपिंग कर दी पी टाइप की, ठीक है। उसके बाद इधर के साइड में इसी क्रिस्टल में डोपिंग करेंगे एन टाइप की, ठीक है। तो बनाए जाते हैं ये पी एन संधि डायोड, ठीक है। बीच में क्या है, ये अवश्य परत है, इसमें विभव प्राचीर होता है। अब देखो अग्र अभिनत में परिपथ क्या है, पी क्षेत्र को जोड़ना है उच्च विभव से प्लस से, और एन क्षेत्र को जोड़ना है निम्न विभव से। इसका बी लाक्षणिक वक्र क्या हो जाता है, उत्क्रम अग्र अभिनत का, अग्र अभिनत, ठीक है। कब किसका, अग्र अभिनत का, अग्र अभिनत का। इस तरीके का जो है धारा और वोल्टता का कर्व होता है। पश्चात अभिनत का परिपथ क्या है, पी को जोड़ दिया निम्न विभव से नेगेटिव से, एन को उच्च विभव से, ठीक है। इसका वक्र क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है उत्क्रम अभिनत। इसी में हम इधर अग्र अभिनत बना देते हैं, इधर उत्क्रम अभिनत, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव तरंगे क्या है। तो द्रव तरंगे क्या है, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो उसके साथ एक जो है तरंग भी संबंधित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, तो लैम्डा बराबर h अपॉन पी, पी यानी उस द्रव्य कण का संवेग, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु तरंग दैर्घ्य संगत फोटोन के दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, वो होती है सी यानी उसकी चाल, प्रकाश की चाल बटे न्यू, ठीक है। अब देखो फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को हम लिख सकते हैं सी बटा लैम्डा, यानी एच सी बटा लैम्डा, ये है उस फोटोन की ऊर्जा। अब आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से ऊर्जा E बराबर होती है एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो एच सी बटा लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, एक जो है सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और H अपॉन एम सी बराबर क्या आ गया, लैम्डा, ओके। तो ये होगी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, और ये क्या है, ये फोटोन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, एक दूसरे के क्या आ गई, बराबर आ गई, लैम्डा बराबर H बटा एम सी, ठीक है। देखो ये एम सी क्या है, ये एम सी है फोटोन का संवेग, ठीक है, फोटोन का संवेग, एम सी फोटोन का संवेग है, ठीक है। यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं H बटा पी बराबर लैम्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। 5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो देखो मान लिया दो लेंस है, ये लेंस 1 और ये लेंस 2, ठीक है।
ये यहाँ पे वस्तु है O पे, इसकी दूरी है U। ये पहला लेंस इसका प्रतिबिंब कहीं बनाना चाहता था ऐसे, इस बिंदु पे जिसको हम बोलते हैं I1, ठीक है, इमेज जो कि V1 दूरी पर बनती। बट इस दूसरे लेंस ने क्या कहा कि भाई साहब हम बनाएंगे इसका यहाँ पे I2 पे, I पे सॉरी, खाली I पे बोल देते हैं, जिसकी दूरी क्या है V है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या है U है, फोकस दूरी इसकी F1 है, इस दूसरे की F2 है, ठीक है, और प्रतिबिंब बनाता है I1 पे यानी V1 दूरी पे। तो पहले वाले लेंस के लिए 1/F1 बराबर हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U। अब ये जो I1 है ये इस दूसरे लेंस L2 के लिए क्या करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, यानी इसके लिए जो हो जाएगी, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, 1/F2 बराबर, इसके लिए जो है प्रतिबिंब का बनाया इसने V पे, तो 1/V माइनस इसके लिए जो है वस्तु की दूरी क्या है, ये I1 है, मतलब V1, ठीक है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर देखो इससे कट जाएगा जब जुड़ेगा, तो 1/V माइनस 1/U। अब इन दोनों लेंस की जगह अगर एक लेंस रखते जिसकी फोकस दूरी F होती, वो U पर रखी वस्तु का जो है V पर प्रतिबिंब बनाता, तो हम कह सकते थे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। इन दोनों की तुलना करें हम तो हमारे पास आ जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, ये हो जाएगा, यानी जो फोकस दूरी होगी वो ऐसे उल्टी जुड़ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कुल क्षमता जो होगी दोनों लेंस की P, वो हो जाएगी P1 प्लस P2, है ना, ये फॉर्मूला। अब इस सवाल में देखो एक लेंस था, मतलब कहाँ गया सवाल, 5 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस थे, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, कुल क्षमता P बराबर 5D प्लस माइनस के 2D यानी कि 3 डायोप्टर हो जाएगी, और फिर फोकस दूरी F क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है, कहीं में मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 100/3 सेंटीमीटर यानी 33.33 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी। ओके, अब देखो अगला सवाल है अथवा में इसके, ये हाइगेन्स का द्वितीयक तरीका को सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादित कीजिए। तो ये सवाल 2023 के जिस सेट में भी आपको मिले वहाँ के उसके जाके उस सेट के सॉल्यूशन में देख लो, 2023 में आया हुआ है सवाल कम से कम 1-2 बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, किसी धारामापी की सुग्राह्यता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे समझाइए। किसी धारामापी में 1 एम्पियर की धारा पूर्ण पैमाने में विक्षेप करते से 10 एम्पियर के मीटर में परिवर्तित करने के लिए वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। ओके, धारामापी की सुग्राह्यता, यदि किसी धारामापी में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें थीटा विक्षेप उत्पन्न हो तो राशि थीटा बटाई धारामापी की सुग्राह्यता SI कहलाती है, ठीक है। मतलब धारामापी में अगर हम I धारा प्रवाहित करें और उसमें धारामापी पे विक्षेप थीटा हो तो जो थीटा बटाई है वो धारामापी की सुग्राह्यता कहलाती है, SI बराबर थीटा बटा I। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया तो वो क्या बनेगा, वोल्टमीटर बनेगा। और ये बात ध्यान रखना, वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो जब गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को अमीटर में बदलते हैं तो उसकी धारा गैल्वेनोमीटर की गुणा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बराबर होता है अमीटर की धारा गुणा अमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं, उसके साथ जो है समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध कम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जिसको हम शंट बोल लेंगे, इसका प्रतिरोध R है, इन दोनों का प्रतिरोध मिलके क्या हो गया एमीटर का प्रतिरोध R, ठीक है। और धारामापी को हमेशा एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना। अब देखो IG गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर की धारा नापता है, IA है 10, ठीक है, ये कट गया मतलब 10 डिवाइड में चला गया तो RA की वैल्यू क्या आ गई G/10 आ गई।
अब देखो जो अमीटर का प्रतिरोध है वो क्या है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने से आया, तो 1/RA बराबर है 1/G प्लस 1/R। R क्या है, संट का प्रतिरोध है। अब RA की वैल्यू G/10 है, तो 1/RA क्या हो गया 10/G बराबर 1/G प्लस 1/R। ये इधर घटा में क्या 10/G में तो 1/G का 9/G बराबर 1/R या G बराबर 9R। ये आ गया धारामापी के प्रतिरोध और संट के प्रतिरोध में संबंध। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स सतह द्वारा आवेश का 1/ε0 गुणा है। तो एक गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है हमें, तो ये भी 2023 के जिस सेट में भी आ रही हो वहां से इसकी उत्पत्ति हम देख लेना, हम अपने चैनल पे इसको कर चुके हैं। एक्चुअली हमने जो है एक विद्युत फ्लक्स वाले चैप्टर की रिवीजन वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, उसके में भी इसका डेरिवेशन हो रखा है, इसके सारे डेरिवेशन ही हो रखे हैं उसमें, प्लेट वाला हो, लंबे तार वाला हो, ठीक है, समतल चादर वाला, ये सब क्या है उसमें हो रखे हैं, ठीक है, तो देख लेना एक बार जाके। और अगर तुम देखो तो जो है सारे चैप्टर के रिवीजन जो है शॉर्ट में, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में, ताकि पेपर से जस्ट पहले तुम देख सको, उनकी वीडियो भी तुमको मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र दिया है और क्षेत्रफल दिया है और विद्युत फ्लक्स पूछा है, तो फाई बराबर होता है E.A, ठीक है। तो J 4 है, इधर 3 है, 4 दिए 12 वोल्ट मीटर इसका मान हो जाएगा। ओके, तो ये सेट होता हुआ हमारा खत्म। जय सिया राम।